स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पेपर एनालिसिस करते हैं। तो बीपीएससी 66 मेंस, बीपीएससी 66वां मुख्य परीक्षा का जनरल स्टडीज पेपर, समान अध्ययन पेपर का पेपर 2। जैसा कि कल हम लोग डिस्कस किए थे, आज भी हमारा जो डिस्कशन का आधार है क्लास ही है, क्योंकि क्लास में भी जो लिस्ट दिया गया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उसी को आधार बना के डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही हम लोग पढ़े हैं और जो हम लोग जानते हैं उसी के आधार पे हम लोग को आंसर लिखना है। वेरी सिंपल। तो फिर से आई रीइटरेट दिस स्टेटमेंट, फिर से हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि 16 जुलाई को बीपीएससी 66 मेंस का लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा का महत्वपूर्ण विषयों की सूची आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नमस्ते इंडिया फेसबुक पे ये लिंक अपलोड कर दिया गया था। गूगल ड्राइव पे ये लिंक, ये पीडीएफ फाइल लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दिया गया था आपको नमस्ते इंडिया फेसबुक पे, जो कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का फेसबुक है। फिर आर सिंह फेसबुक पे भी ये गूगल ड्राइव का लिंक अपलोड कर दिया गया था और राकेश सिंह फेसबुक पेज पे भी ये गूगल ड्राइव का लिंक अपलोड कर दिया गया था, जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया गया था। क्लास में भी हम लोग बहुत बार चर्चा करते थे और आज भी हम लोग का आधार है चर्चा का यही। तो देखिए, ये है पेपर 1 सेक्शन 2 खंड 2, जो कि व्हाट्सएप के द्वारा भी हम मेंस वाले बच्चों को भेजे थे। तो आज जो हम लोग पेपर एनालाइज करेंगे वो है पेपर 2, है ना। जीएस पेपर 2 पे आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और यहां से हमारा ये लिस्ट चालू होता है। अब देखिए कि इस लिस्ट में कुछ पॉइंट्स दिया गया था और पॉइंट्स आपका ये दिया गया था कि इसको देखिए, 356 के तहत राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल गवर्नर पे क्वेश्चन नहीं आया है, प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया है, लेकिन 356 के तहत राज्यपाल की भूमिका, गवर्नर्स रोल अंडर आर्टिकल 356 हम लोग ये डिस्कस किए थे और इसके साथ बहुत सारी चीज भी डिस्कस किए थे, जो अभी हम लोग डिस्कशन के स्टेज पे चलते हैं। तो आज का पेपर का जनरल स्टडीज पेपर 2 का समान अध्ययन का पत्र 2 का 3 सेक्शन है या 3 सेक्शन था। आपको टोटल 8 क्वेश्चन करना था। सेक्शन 1 यानी खंड 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 या खंड 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेक्शन 1 खंड 1, इस क्वेश्चन को पढ़िए। द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली who has all the authorities, however he cannot do anything effective if the naughty young members of family do not listen to him. Evaluate. भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। देखिए, इसको पढ़िएगा आप क्वेश्चन को, तो साफ साफ ये चीज तय हो जाता है। आप जानते हैं कि भारत में चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स का हेड जो है, सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियां हैं और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल प्रभावी ढंग से
प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल करती है। ये अनुच्छेद के अनुसार ये तय है, संविधान के अनुसार ये चीज का जिक्र है। क्वेश्चन में ये है कि दिस ओल्ड मैन इन द फैमिली हैज ऑल द अथॉरिटीज बट देयर आर सम नॉटी मेंबर्स, नॉटी यंग मेंबर्स, माने अधीनस्थ अधिकारी, राष्ट्रपति के अधीनस्थ हैं प्रधानमंत्री। दिस इज अ क्लियर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस बुजुर्ग के पास सारे अधिकार हैं, प्राधिकार हैं, लेकिन शैतान युवा जो उस अधिकार को गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट्स पावर। तो हम लोग को आंसर का जो मेन कंटेंट है वो राष्ट्रपति के शक्तियों का दुरुपयोग पे चर्चा करना है। ये क्वेश्चन से क्लियर है। अब देखिए कि हम लोग यदि आंसर लिखना चाहिए तो आपको इंट्रोडक्शन में 10-12 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें कि अनुच्छेद 52 और 53, आर्टिकल 52, 53 आपको मेंशन करना चाहिए कि अनुच्छेद 52 के द्वारा भारत का एक राष्ट्रपति है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कार्यपालिका के शीर्ष पद पर बैठे हैं। इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल द पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन हिम। ये चीज आपको क्लियर कर देना है। और अनुच्छेद 53 ये कहती है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 ये कहती है, आर्टिकल 53 ये कहता है कि व्यवहारिक रूप से जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ही इस्तेमाल करेगी। यानी प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को एडवाइस के आधार पर अपना शक्ति को इस्तेमाल करना है और ज्यादा विवेचन करने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उनका भाषण था उसी को कोट कर देना है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने भाषण से, स्पीच से बहुत क्लियर कर दिए थे कि अंडर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब राष्ट्रपति का वही स्थिति है भारत में जो कि ब्रिटिश के संविधान में वहां के राजा का है। ये राज के शीर्ष पद पे हैं बट कार्यपालिका के शीर्षार्थ नहीं है। इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन। वो भारत के राष्ट्रपति भारत के चिन्ह हैं बट ही डज नॉट रूल द नेशन। वो राष्ट्र के प्रशासन को नहीं चलाते हैं। ही इज द सिंबल ऑफ द नेशन। वो राष्ट्र के प्रतीक हैं। एंड इज प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ अ सेरेमोनियल डिवाइस, एक सजावट की वस्तु की तरह जिनके नाम से भारत का हर एक निर्णय लिया जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कथन आप कहेंगे तो आप एग्जामिनर को कह दे रहे हैं कि अब आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत राष्ट्रपति के विधायिका, लेजिस्लेटिव पावर्स, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्ति के बारे में मेंशन कर दीजिएगा। एक बात जरूर ये दीजिएगा कि हाँ, राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल तब करते हैं जब उनको प्रधानमंत्री का चुनाव करना पड़ता है, खास करके जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है। कोई भी यदि एक दल बहुमत में नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं। यू कैन से दैट इट इज़ द रियल पावर। और इस पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दे दीजिए, जैसे कि P.V. सामंत बनाम भारत सरकार 2005 का, B.K. सरदारी लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत जो कि 1968 का केस है। इस दोनों के बारे में आप जिक्र कर दीजिए। और सेकंड पैराग्राफ जो आपका चालू होना चाहिए वही मेन आंसर है, मिसयूज ऑफ पावर, शैतान युवा, नॉटी बॉय, उस पे आपको जिक्र करना है। तो जिक्र करने से पहले आपको 3 अनुच्छेद का उदाहरण लेना है। आर्टिकल 352,
356 और 360, जिससे कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को आपातकाल परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं। भारत में बहुत बार अनुच्छेद 352, 356 इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो हमारे जो काला सच के रूप में डार्क फेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का जो काल है वो था आपका 1975 से 77 के बीच में, जहां फखरुद्दीन अहमद अली भारत के राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी के कहने पे वो इमरजेंसी डिक्लेयर किए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को बरेली से वो जो इलेक्शन लड़ी थी उसको चैलेंज कर दिया गया था। एक केस हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, और जिसमें कि हाई कोर्ट ये कह दी थी कि इंदिरा गांधी का चुनाव गलत तरीके से हुआ है, इलेक्शन में गलत इस्तेमाल किया गया है, गलत भारतीय तंत्र का इस्तेमाल किया गया है। इंदिरा गांधी तुरंत सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले ली और दूसरे दिन ही भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि काफ़ी विवादित रहे इस बात को लेके, इंदिरा गांधी के कहने पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और 1975 का जो डार्क फेज है, इमरजेंसी का फेज है, आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। और इसी पे बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी हुआ डिसीजन को। एक SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में भी अनुच्छेद 356 को की व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट। और इस तरह का इमरजेंसी प्रोविजन आपके मेघालय में, राजस्थान में, नागालैंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में लगा है। तो मिसयूज ऑफ आर्टिकल अनुच्छेद 356, 352 आपको बताना होगा। दूसरा जो विवादित, जिसका कि गलत, जिस शक्ति को गलत इस्तेमाल हो सकता है, एक आपातकाल प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, नेमली 352, 356। इसके अलावा दूसरा जो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के शक्ति के तहत आती है वो है अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति होती है और इस न्यायिक शक्ति का बहुत ही गलत इस्तेमाल भारत की राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उनके समय में हुआ था। 28 महीने के कार्यकाल में, उनके 28 महीने के कार्यकाल में, इन 28 मंथ, वो 30 जो है 30 पनिशमेंट को पार्डन कर दी, माफ कर दी। कहने का मतलब कि भारत में जितना भी मृत्यु दंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसमें से 90% मृत्यु दंड को वो माफ कर दी। 30 केस को वो माफ की और इसमें से 22 केस ऐसे थे जो कि मल्टीपल मर्डर था, बहुत ज़्यादा मर्डर, रेप, बहुत घिनौना क्राइम। इसी में एक नाम आपको जिक्र करना चाहिए, गोविंदा चमी। ये क्रिमिनल थे, रेप चार्जेस था इन पे, और अपने ही 5 रिश्तेदार को ये मार दिए थे जब वो सो रहे थे। इनके रिश्तेदार प्रतिभा पाटिल जो हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस दे दी थी। प्रतिभा पाटिल 31 दिसंबर 2009 को इनको, ऐसे आदमी को माफ़ी दे दी जो कि अब्यूज़ ऑफ पावर है। दूसरा, सुशील मुर्मू का आपको उदाहरण लेना जरूरी है। सुशील मुर्मू क्या करते थे कि काली माँ का जो सेक्रीफाइस होता है, बलिदान के नाम पे बहुत ज़्यादा मर्डर किए। दिसंबर 1996 पे उन पर केस लॉन्च हुआ। उनको मालूम चला कि एक 9 साल का छोटा बच्चा चिरकू बेसरा एक 9 साल का छोटा बच्चा था, उसका भी मर्डर में हाथ था। और सबकी इस समय काली देवी के नाम पे, काली माँ के नाम पे ये मर्डर करते थे। और जो सुशील मुर्मू है, अपने भाई को भी काली माँ का बलिदान के लिए वो मर्डर कर दिए। बहुत सारे मर्डर में ये कन्विक्ट थे।
सुप्रीम कोर्ट उनको 2004 में डेथ सेंटेंस दी, लेकिन इनके डेथ सेंटेंस को, मृत्युदंड को प्रतिभा पाटिल 2012 में अनुच्छेद 72 के तहत वो माफ कर दी। तो ये प्रावधान भी आपको देना है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो राज्यपाल का अनुच्छेद 356 है उसी को घुमा के राष्ट्रपति के मार्ग से पूछ लिया गया है। ये जो एनालिसिस है कि गवर्नर नहीं दे के प्रेसिडेंट दे दिया गया, मुद्दा वही है ना, सेम वाइन बट अ न्यू बॉटल, वही है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर is constitutionally oriented towards the central government, explain। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर से उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। ये देखिए, इस लिस्ट को देखिए जो कि क्लास में हम लोग बहुत बार बात भी किए थे। यूनियन वर्सेस फेडरल स्ट्रक्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन सोल। भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय है लेकिन आत्मा में एकात्मा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस शब्दों में हुआ था। इसको क्लास में भी हम लोग करवाए थे, क्लास में भी आप देखिएगा। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के तहत क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, एकात्मक लक्षण संघवाद पे हम लोग बात किए थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बात किए थे, सहकारी संघवाद पे बात किए थे, यूनियन वर्सेस फेडरल स्ट्रक्चर पे बात किए थे। इसी के तहत फाइनेंस कमीशन की बात किए थे। ये सब बात हम लोग किए थे और यही क्वेश्चन आपका आ गया, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। मतलब केंद्र सरकार में यूनिटरी, एकात्मक, संघात्मक नहीं है। और बहुत अच्छा से हम लोग का नोट्स बना था सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला से कि 1950 से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस रूप में क्या क्या रहा है, किस तरह से इसका एनालिसिस है, व्याख्या रहा है, इंटरप्रिटेशन रहा है। और हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही इसको एंड करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन सोल। भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय है लेकिन आत्मा में एकात्मक है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बच्चों। क्यों ऐसा है, थोड़ा सा आप राजनीतिक इतिहास बता दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जो है वो जो है हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग नहीं किए हैं, ये आपके लिस्ट से बहुत साफ साफ आ गया है। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन से चलने से पहले फिर से हम लोग इस सेक्शन पे चलते हैं अपने लिस्ट पे। और लिस्ट में आप देखिएगा कि पेपर 2 सेक्शन 2 पे जब हम लोग डिस्कस किए थे, लिस्ट हम लोग दिए थे, इसमें एक सेक्शन है बिहार की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ बिहार। और इसकी तैयारी हम लोग पीटी के समय से कर रहे थे कि 66वां पीटी की तैयारी थी। तब से हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको डाटा दिया जा रहा था और डाटा के माध्यम से हम लोग सामाजिक आर्थिक रूपरेखा, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ बिहार हम लोग कर रहे थे। एक और सेक्शन है बिहार राज्य वित्त, बिहार स्टेट फाइनेंसेस, जो हम लोग किए थे। और कुछ इसमें एक और सेक्शन है मानव विकास, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और युवा, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड यूथ और चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस था जो कि पीटी के समय से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं डाटा के रूप। अब चलिए क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 1
खंड 1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट हैज क्रिएटेड मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। थोड़ा सा लेफ्ट अप्रोच भी रखिएगा इसमें, और इसमें बेसिकली आपको ये बताना है कि भारत का जो संसाधन है, इकोनॉमिक्स में जो आपका संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन, वो किस तरह से विभाजित है। इंडस्ट्री भी किस तरह से आपका विभाजित है राज्यों में। बिहार में भी देखिए, जो पुराना ओरिजिनल बिहार था उसमें साउथ बिहार में उद्योग था जो कि आज झारखंड बन गया है, और नॉर्थ बिहार यानी कि वर्तमान का बिहार में उद्योग नहीं है। तो क्या कष्ट होता है? कष्ट ये होता है, सामाजिक कष्ट ये होता है कि नए राज्य की डिमांड होती है, बेरोजगारी का मुद्दा हो जाता है, आर्थिक असमानता आती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आता है, ये सब मुद्दा है। और बिहार के संदर्भ में बिहार का डिवीजन हुआ तो उद्योग चला गया झारखंड में। बिहार सरकार भी एक विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है, स्पेशल स्टेटस का मांग रही है। उनका लॉजिक है कि भाई लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो आपको ये सब बातों पे चर्चा करना होगा। सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हो जाती है। देखिए बिहार में भी मिथिलांचल की बात हो जाती है। बिहार के उत्तरी भाग में फ्लड सिचुएशन आता है, जो आगे क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा डाटा से आपको ये सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। थोड़ा सा इस तरह का डाटा बना दीजिए कि बिहार को और भारत को आप कंपेयर कर दीजिए। ये सब डाटा हम लोग क्लास में कर चुके हैं, और इस तरह का आप यदि डाटा देंगे तो अपने बात को आप साबित कर देंगे। फिर बिहार में थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डाटा दे दीजिए कि जनसंख्या के आधार पर अच्छा जिला कौन सा है, लिंग अनुपात सबसे खराब कहाँ है, राज्य का औसत क्या है, उद्योग आपका कृषि, ये सब मुद्दे पे आपको इस क्वेश्चन में आंसर लिखना है और डाटा के साथ लिखना है। तो इसमें आपको पूरा डाटा वाइज और ग्राफ वाइज और चार्ट वाइज आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डिस्कस। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन की हम लोग बात क्यों करते हैं? बात इसलिए करते हैं कि भारत एक विशाल देश है, वास्ट नेशन। उत्तर पूर्व में कुछ और संस्कृति है, कुछ और भाषा है। उत्तरी भारत में कुछ और भाषा है, दक्षिण भारत में देयर सम अदर लैंग्वेजेस। कल्चर अलग है, आपका आर्थिक जो गतिविधि है वो भी अलग है, समस्याएं अलग अलग हैं। बेरोजगारी भी विभिन्न रूप का बिहार में कुछ और है और मिजोरम में कुछ और है। कश्मीर में कुछ और मुद्दा है बेरोजगारी का, केरल में कुछ और मुद्दा है, शिक्षा का स्तर अलग अलग है। तो समस्याएं भी अलग अलग होंगी, और इन समस्याओं को का निष्पादन, सॉल्यूशन हम लोग पार्लियामेंट में, संसद में करते हैं। तो संसद को कार्रवाई कैसे करना चाहिए, कैसे मुद्दे को अपनाना चाहिए, कैसे समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि यही एक पूरे भारत का इकलौता संस्था है और सर्वोच्च संस्था है जो कि एक राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को जोड़ के रखता है।
थोड़ा सा जुडिशरी के बारे में भी आप बात करें, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बात कीजिए कि कहाँ कहाँ हमारा जो राजकीय तंत्र के असफल होने के कारण सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करती है, लेकिन आपको संसद के महत्व को दर्शाना है। तो ये रहा आपका पेपर 2 का सेक्शन 1। चलिए अब हम लोग खंड 2 पे बात करते हैं। In economic survey of Bihar government for 2019-20, it has been mentioned that the Bihar has registered higher growth rate than the growth rate of India in the last 3 years. Which sectors of economy have contributed to this progress? Discuss. बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान दिया है? ये जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल जो हम लोग बात किए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके लिस्ट में भी दिया हुआ था और जिसको हम लोग 66वां पीटी के समय से तैयार करते थे। चलिए एक जरा क्वेश्चन पे गौर फरमाइए, जरा एक चीज दिखाते हैं आपको। As per the recent estimates, the GSDP in Bihar had grown at 10.5% in 2019-20 compared to 4.2% for the Indian economy. This appreciable performance of Bihar economy was also recorded in 2018-19. If one compares the growth rates of Bihar Indian economy during the last decade, it is observed that the average growth rate has been nearly the same in Bihar and India. चलिए इसको हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं, सिर्फ अंग्रेजी में क्यों। विगत दशक में बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दरों की तुलना करने पर दिखता है कि औसत वृद्धि दर बिहार और भारत दोनों में लगभग समान रही है। बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तृतीय क्षेत्र का रहा है, यही आपका क्वेश्चन है। और उसके परिणाम स्वरूप चली विकास प्रक्रिया के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना बदल दी गई है ना। यही आपका क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हैं। मेरा क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में किए हैं तो सर डिटेल है, इसमें बताया गया कि बताइए कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रगति किया है और क्षेत्र में कौन सा उप क्षेत्र है, सब सेक्टर भी आपको बताना है पूरा डाटा के साथ, चार्ट के साथ, पैराग्राफ के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेपर 2 सेक्शन 2, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिवलेंट इन बिहार? क्रिटिकली इवैल्यूएट the measures taken by the government to reduce these inequalities. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये लिंक्ड है। चलिए हम लोग वापस उसी नोट्स पे चलते हैं। बिहार में क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला तो प्रॉब्लम जो पूरे विश्व के साथ है, कोविड का प्रॉब्लम है। दूसरा जो है आपका बिहार में जो प्रॉब्लम है वो है अधिसंरचना का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। बिहार में थोड़ा सा रिसेंटली इलेक्शन भी हुआ है कि नहीं? तो आप देखिएगा कि बिहार के जो नेगेटिव चीज़ है, एक पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, साक्षरता है ना, आपका जनसंख्या घनत्व, ये सारा कुछ जो है बिहार के लिए नेगेटिव चला जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक बिहार का प्रोफाइल बनाना होगा। इस प्रोफाइल में आपको बिहार को जोन में डिवाइड करना होगा। नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, बारिश कहाँ कहाँ आ रही है, कौन कौन सी मिट्टी है, किस तरह का मिट्टी है, किस तरह का फसल है, उत्पादकता, उत्पादन का थोड़ा सा कंपैरिजन देना होगा। और फिर आपको हर एक सेक्टर वाइज जो है आपको डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, वन, मत्स्य पालन,
खनन, फिर आपको विनिर्माण क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में, फिर आपके सेवा क्षेत्र में, ये सब सारा क्वेश्चन आप बनाएंगे तभी। और सरकार का क्या क्या परियोजना है, बड़ा अच्छा से आपको डिटेल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको बिहार का ज्योग्राफिकल प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, वहाँ के आर्थिक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, वहाँ की कृषि क्षेत्र को भी देना होगा, वन का भी देना होगा, आय पे देना होगा, उत्पादन पे देना होगा, क्रॉप प्रोडक्शन पे देना होगा, प्रोडक्टिविटी पे देना पड़ेगा। ये सारा डिटेल आपको देख के शॉर्ट रूप में आपको, और सरकार का क्या क्या परियोजना है आय बढ़ाने के लिए, आबादी को स्वस्थ रखने के लिए, शिक्षा में क्या क्या सरकार का कदम है, सारा कुछ आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड? According to the UNFPA report, up to what time India, especially Bihar, will have opportunity to reap its benefit? Throw light on the steps taken by Bihar in this respect. जनांकी की लाभांश से आप क्या समझते हैं? कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था में यदि वृद्धि होता है तो वृद्धि के कारण आपके आयु संरचना में, एज स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होता है। उसी को हम लोग डेमोग्रेटिक डिविडेंड कहते हैं या जनांकी लाभांश कहते हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए रिपोर्ट, आपको यूएनएफपीए रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया, इस रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देना है। तो इस रिपोर्ट से ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्ड? व्हाट आर द 7 कमिटमेंट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंडा? एक्सप्लेन द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग दिस गोल्स। इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्यसूची की प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है? क्वेश्चन 2 पार्ट में है, एक 7 निश्चय पे है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट पे है, मानव विकास पे है। पहला तो इस क्वेश्चन को आप दे दीजिएगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल बिहार का, कि जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंग अनुपात क्या है, कौन से जिले में क्या है, थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉइंट्स को मेंशन करते हुए चले जाइएगा। दूसरा स्वास्थ्य पे बोलिएगा, स्वास्थ्य में क्या क्या बिहार सरकार की योजनाएं हैं। दूसरा है कि स्वास्थ्य में भी कौन कौन से मुद्दे पे बिहार सरकार काम कर रही है कि नहीं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये सब चीज़ आपको देना है। थोड़ा सा चार्ट बना दीजिए, मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, ये सब पे आप बात कीजिएगा। तो एक ये मुद्दा है। दूसरा है स्वास्थ्य में ही क्या क्या बिहार सरकार अवसंरचना विकास कर रही, विकसित कर रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इस पर भी आपको डिस्कस करना है। ये सब तरीके से आप मानव विकास को में आप मदद कर सकते हैं। क्या हॉस्पिटल है, थोड़ा बहुत ये सब आप डाटा इस तरह का आप दे दें। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा ब्रॉड चले जाइए कि एक हेल्थ के बाद अब आपका क्या है कि संस्था कुछ कैसे कैसे हैं, इसमें संस्था कैसे कैसे काम कर रही है, कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है हेल्थ के अंदर, मैंने कि शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। कोरोना से अलग कौन कौन के मुख्य बिहार में रोग हैं, उस पर क्या क्या किया जा रहा है। अब ये हो गया हेल्थ, लाइफ हो गया। फिर एजुकेशन पे बात कर लीजिए, शिक्षा पे बात कर लीजिए। फिर आप स्कूल ड्रॉप आउट पे इस तरह का डाटा दे दीजिए, लिटरेसी रेट दे दीजिए, क्या क्या इसमें बिहार सरकार कदम उठा रही है। तो ये सब से आपके पास जो है एक, फिर आपको 7 निश्चय के बारे में बात करना है। तो 7 निश्चय में आर्थिक हल, युवाओं का बल पे बात कीजिए, इस पे प्रोग्राम जो है उससे बात कीजिए। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, इस पे बात कीजिए। हर घर बिजली, इस पे बात कीजिए, क्या क्या अचीवमेंट हो चुका है, बिहार सरकार क्या क्या कर चुकी है। हर घर नल का जल, इस पे बात कीजिए। घर तक पक्की गली नालियाँ, है ना। फिर शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ये 7 निश्चय है। तो 7 निश्चय पे
कौन कौन सा प्रोग्राम है उसको पुराने योजना के साथ तुलना कीजिए, क्या क्या अचीवमेंट हो चुका है, ये सब पे आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप बहुत आसानी से इसको बना सकते। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं सेक्शन 3 पे, खंड 3 पे। तो खंड 3 पे 9वां क्वेश्चन है जिसमें से कि आपको 2 ही क्वेश्चन करना है। इंडिया इज द सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कोविड-19 नेशन इन द वर्ल्ड। अ फास्ट vaccination process along with social distancing and mask use is the only solution to overcome the deadly virus. Describe the role played by our nation in countering COVID-19 situation, keeping in view the Make in India concept propounded by the Prime Minister. भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा के दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया है। अब कोविड-19 पे ये सारा टॉपिक जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट इसको मार्क कर चुके थे, मेक इन इंडिया और दूसरे लहर पे देखते हुए आपको ये आंसर करना था। 10वां क्वेश्चन, at present search of life on another planet has been one of the objectives of the scientists of several nations around the world. Discuss the development of India in space research. वर्तमान विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना एक साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आपका जो स्पेस रिसर्च है इस पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा ये है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस है। आप मैंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भारत की प्रतिरक्षा, ये 3 पे मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स की क्या क्या हम लोग जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया की बात हो रही है। अपने डिफेंस सर्वेलेंस सिस्टम में डिफेंस को हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये क्वेश्चन भी आपका जो है ये डायरेक्ट है, इसमें भी कोई ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लड्स एंड ड्रॉट इन बिहार हैज़ बीन द मेजर हर्डल्स ओवर द ईयर्स which have constantly affected its growth and prosperity. Discuss the role of science and technology in this kind of disaster management with typical examples. विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचन कीजिए। देखिए फिर से हम लोग अपने लिस्ट में चले जाते हैं। पेपर ये है आपका पेपर 2 सेक्शन 3 है ना, ये है आपका पेपर 2 सेक्शन 3 विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम लोग बात किए थे कि इम्पोर्टेंट में हमारा पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कैसे इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में ही हम लोग ये बात किए थे कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वही आपका क्वेश्चन भी आ जा रहा है, राइट। तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन विभाग को आपको 4 भाग में बात करना है। पहला भाग बात करना है कि बिहार सरकार के पास जो आपदा प्रबंधन विभाग है, मंत्रालय है, उसका पॉलिसी क्या है, क्या उसकी नीति है, क्या उसका रोड मैप है और कैसे वो प्लानिंग करते हैं, फिर क्या क्या इसमें योजना है, इस योजना के तहत कैसे ये प्राकृतिक जो आपदा है उसको कम किया जा सकता, ख़त्म नहीं कम कैसे किया जा सके, फिर क्या क्या टारगेट प्रोग्राम सब है कि 2030 तक हम लोग को ये हल करना है, 2024 तक ये हल करना है, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण करना है। फिर अंत में आप कंक्लूजन में देंगे कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कि किस तरह उसको जो है अपने नियंत्रण में रखना है,
ताकि हमारा आपदा प्रबंधन का जो नीति है, प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, सही गति में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम लोग अपने टारगेट को, उद्देश्य को हासिल किए कि नहीं किए, यदि नहीं किए तो क्यों नहीं किए, उसमें क्या ये है। तो ये सब बातें आप यदि करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। तो ले दे के बच्चों जो है पेपर 2 जो है ये एनालिटिकल था। हम लोग को प्रोफाइल के साथ, डाटा के साथ इस तरह का पेपर 2 की पढ़ाई जो होती है पीटी के समय से हो जाती है। जब आप पीटी की तैयारी करते हैं तो याद रखिएगा पीटी का क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन जो है हम लोग का तो टेस्ट सीरीज चलता है, तो टेस्ट सीरीज़ में जो है कि देखिए आज हम लोग पॉपुलेशन पे बात किए, बिहार के पॉपुलेशन पे पूरा डाटा आपके पास है। और बार बार याद होगा एक कथन हम कहते थे बार बार कि पीटी में वो क्वेश्चन पूछेंगे मेंस में, आपको यही चीज़ आंसर लिखना है। वर्कबुक दिए थे, वर्कबुक हम लोग हल करते थे और इस तरह से करेंगे। और देखिए टॉपिक तो कोई है नहीं, आपको लिस्ट दिया गया है, आप गूगल ड्राइव में देख लीजिए। 16 जुलाई को लिस्ट हम अपलोड कर दिए हैं, गूगल ड्राइव पे है। हम व्हाट्सएप भी किए हैं जो बच्चे मेंस का परीक्षा दे रहे थे। तो टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि चांद से उतर के आ गया, लेकिन प्रैक्टिस एनालिसिस तो हम लोग को करना होगा। चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द ऑप्शन पेपर्स। थैंक यू।